मुकेश सहनी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि फिलहाल कोई भी गठबंधन उनको अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन जाए, नीतीश कुमार जो कहते हैं वही करे। मुकेश सहनी तो हाथ जोड़े खड़े हैं कि उनको कोई गठबंधन में बुला ले। कभी बीजेपी से फोन पर हल्ला करवाते हैं, कभी महागठबंधन से फोन पर हल्ला करवाते हैं। तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि मुकेश सहनी के पास वोट बैंक ट्रांसफर कराने का जो पावर है वो केवल बीजेपी की तरफ है, महागठबंधन की तरफ नहीं। मुकेश सहनी अगर चाहते हैं कि आगे की उनकी राजनीति बची रहे और बिहार की राजनीति में उनका कद बना रहे, तो वो कुछ मत करें और चुपचाप एनडीए के साथ जाने की कोशिश करें और नीतीश कुमार का पहले साथ छोड़ दें। उनकी जनसभा में जो भीड़ उमड़ती है, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को गाड़ी में ढोकर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चिराग पासवान गए हैं, कहीं हल्ला हो गया, लोग आ जाते हैं। मुकेश सहनी के साथ अभी ये नहीं है। मुकेश सहनी को अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं को जुटाना पड़ता है, गाड़ी भेजकर बुलवाना पड़ता है। एक जात के आधार पर आप पूरे बिहार का नेता बन जाइएगा, ये आसान है? अगर ये इतना आसान होता तो मुकेश सहनी महागठबंधन में भी रहकर चुनाव नहीं हारते, वो एनडीए में भी रहकर चुनाव नहीं हारते। आप अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे और जो दूसरा 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुका है उस पर सवाल खड़ा करके कहिएगा कि हमारे पास उनसे ज्यादा जनाधार है, तो कहने से नहीं होगा, करने से होगा। अगर बीजेपी कल को उनको सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दे तो मुझे लगता है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक उनसे छिटकेगा नहीं। वो कहेगा चिराग है, चलो कोई बात नहीं, वोट दे देंगे। मुकेश सहनी की राजनीति खत्म हो रही है, मुकेश सहनी समझ नहीं पा रहे हैं। मुकेश सहनी जब तक बीजेपी के साथ थे, उनको कम से कम 4 विधायक था, खुद भी एमएलसी थे, मंत्री भी बने थे। नीतीश कुमार के कहला में चले गए यूपी लड़ने। मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के फिराक में है कि महागठबंधन उनको वापस ले लेगा, गठबंधन में सटा लेगा, ये बहुत बड़का भूल कर रहे हैं। पहले 7वें चरण की बहाली का खूब ढिंडोरा पीटते थे, सरकार में आए, जनसभा में अभ्यर्थियों पर कुर्सी चलवा दिया। बीपीएससी के अभ्यर्थी रोज रोड पर उतर रहे हैं। नया नया प्रयोग बीपीएससी कार्यालय हमेशा कर देता है, कल मेंस में अचानक से नया बदलाव पैटर्न में कर दिया। मुकेश सहनी जो दावा कर रहे हैं वो हतोत्साहित होकर दावा कर रहे हैं, उनके पास और कोई उपाय बचा नहीं है। आप एक बात मान लीजिए, नीतीश कुमार का पिछलग्गू बनकर आप राजनीति नहीं कर सकते बिहार में, कि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक नहीं है और उनका एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर अब उनसे ज्यादा तेजस्वी पर हावी हो गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये मैसेज देने की भी वो कोशिश कर रहे थे कि आप जिनको लेकर घूम रहे हैं उनसे ज्यादा देखिए वोट बैंक है मेरे पास। वो 2 जगह लड़े, तारापुर, कुशेश्वर स्थान, 5-5 हजार वोट लेकर आए। हम एक जगह यहाँ अकेले अभी लड़े हैं, देखिए 10,000 वोट लेकर आए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। कुढ़नी उपचुनाव के परिणाम आने के बाद फिर से चर्चाएं काफ़ी गर्म हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा की जीत हुई तो दूसरे नंबर पे महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा रहे। लेकिन चर्चा जो है वो मुकेश सहनी को लेकर के है। मुकेश सहनी ने आज बड़ा दावा किया है हमारे चैनल पे इंटरव्यू के दौरान कि उनका जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तारापुर और कुशेश्वर में उपचुनाव हुआ था, जिसके बाद मुकेश सहनी ने आज कहा कि कुढ़नी में मुझे केवल 10,000 वोट मिले, वही चिराग पासवान को 2 जगह चुनाव लड़ने के बाद 5-5 हजार वोट मिले। हालांकि आज मुकेश सहनी कुढ़नी का दौरा कर रहे हैं और अपने समर्थकों को हार की लड्डू खिला रहे हैं। अब हार की है या किस खुशी में खिला रहे हैं, ये मुकेश सहनी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ऐसे में चर्चा करने का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि चिराग फैक्टर क्या वाकई में कम है मुकेश सहनी से या फिर ज़्यादा है। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी तो दावा कर दिया कि चिराग से ज़्यादा वोट बैंक है। देखिए, हर एक राजनीतिक पार्टी अपने को दूसरे से मजबूत दिखाने की भरपूर कोशिश करती है ताकि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं वो उनको साथ लेकर चले।
मुकेश सहनी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि फिलहाल कोई भी गठबंधन उनको अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन जाए, नीतीश कुमार जो कहते हैं वही करे। और ये हर कोई जानता है कि भूमिहार कैंडिडेट कुडनी में मुकेश सहनी ने क्यों दिया, किस प्रकार से सवर्णों के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की। नीलाभ कुमार एक नाम जो कि पहले से ही कुडनी में काफ़ी चर्चित था, पूर्व विधायक साधु शरण शाही के नाती हैं, तो उनको जो वोट मिला, अब मुकेश सहनी के समुदाय के जो कोर वोटर हैं उनका वोट है या उनके गांव का कुछ वोट है, वो चर्चा का विषय बाद का है। लेकिन मुकेश सहनी दावा करते हैं कि चिराग पासवान से ज़्यादा जनाधार वो रखते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये मैसेज देने की भी वो कोशिश कर रहे थे कि आप जिनको लेकर घूम रहे हैं उनसे ज़्यादा देखिए वोट बैंक है मेरे पास। वो 2 जगह लड़े, तारापुर कुशेश्वर स्थान 5-5 हज़ार वोट लेकर आए, हम एक जगह यहाँ अकेले अभी लड़े हैं, देखिए 10,000 वोट लेकर आए हैं। अब थोड़ा इनमें ना कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी 2 अलग अलग नाम हैं और दोनों का प्रभाव बिल्कुल अलग है। जब हम चिराग पासवान की बात करते हैं तो हमारे सामने केवल पासवान जाति का वोट नज़र नहीं आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि चिराग पासवान की स्वीकार्यता जो है हर वर्ग में है। अगर बीजेपी कल को उनको सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दे तो मुझे लगता है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक उनसे छिटकेगा नहीं, वो कहेगा चिराग है, चलो कोई बात नहीं, वोट दे देंगे। लेकिन मुकेश सहनी के सामने बहुत बड़ी समस्या है, खुद आज तक एक भी चुनाव नहीं जीते हैं। 2019 में महागठबंधन के साथ थे, खगड़िया से लोकसभा चुनाव लड़ा, 2,48,000 वोट से चुनाव हार गए। और किससे? तो चिराग पासवान के उम्मीदवार महबूब अली कैसर से। वहीं 2020 आया तो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए, 11 सीट पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 4 सीटें पार्टी जीत गई, लेकिन मुकेश सहनी खुद का सीट हार गए, सिमरी बख्तियारपुर का। अब ऐसे में वो अपने आप को चिराग पासवान से कंपेयर कर रहे हैं, जो 2014 का लोकसभा चुनाव भी जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव वो जीते 2,41,000 वोटों से। हमें लगता है कि निर्दलीय भी खड़ा हो जाए तो आसानी से चिराग पासवान चुनाव जीत सकते हैं, जो उनका चेहरा बन गया है। पिछले साल चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट हुई, चाचा ने पूरे पार्टी पर कब्जा जमा लिया। ऐसे में लगा कि अब चिराग पासवान खत्म हो गए, बीजेपी का साथ उन्हें नहीं मिला। भले लोजपा भाजपा की सरकार 2020 में बनाने चले थे, 137 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए जेडीयू के खिलाफ में। अब बीजेपी से जुगलबंदी के कारण उतारा या जो भी कारण रहा हो, 1 सीट जीते थे, 23 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिला था। लेकिन जब बारी आई मदद की तो बीजेपी ने, जब पार्टी टूटी तो मदद नहीं की। उसके बाद जो चिराग पासवान उभर कर बिहार की जमीन पर दिखे हैं, उसके पहले नहीं थे। चिराग पासवान का हवा बिहार में अब नजर आता है। चिराग पासवान एक चेहरा है, केवल दलित का मैं उनको चेहरा नहीं मानता हूं। जिस प्रकार से हर वर्ग में जहां भी कुछ घटनाएं होती हैं वहां पहुंचते हैं, या उनकी जनसभा में जो भीड़ उमड़ती है, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को गाड़ी में ढोकर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चिराग पासवान गए हैं, कहीं हल्ला हो गया, लोग आ जाते हैं। मुकेश सहनी के साथ अभी ये नहीं है। मुकेश सहनी को अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं को जुटाना पड़ता है, गाड़ी भेजकर बुलवाना पड़ता है। कुडनी में सबसे ज़्यादा कैंपेन किसने किया? मुकेश सहनी ने। चिराग पासवान एक दिन गए, क्या माहौल था? ये भी तो कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के स्टार या भोजपुरी के स्टार को बुला करके भाजपा ने भीड़ लगा दिया। देखिए, जिसके पास ताकत होगी वही दिखाएगा। अब उसने बॉलीवुड के या भोजपुरी के स्टार को बुलाया, उसके पास वो ताकत थी, उसके पास मौजूद थी, बुलाया। लेकिन वहीं अगर देखा जाए चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान को बीजेपी अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए रोड शो में क्यों उतार रही थी? बीजेपी को कुछ तो उसमें फायदा दिखा होगा ना, बीजेपी को लगा होगा ना कि भैया चिराग फैक्टर मेरे लिए जरूरी है, इसका इस्तेमाल करना होगा हमको, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। मोकामा, गोपालगंज,
दोनों जगह उनका इस्तेमाल किया गया, फिर कुडनी में भी इस्तेमाल किया गया। आपको जब भीड़ जुटाना केवल मकसद था तो रवि किशन को ही बुला के छोड़ देते, चिराग पासवान को क्यों बुलाते? नहीं बुलाते ना। लेकिन आप जानते थे कि चिराग पासवान जो हैं अभी बिहार की राजनीति में युवा तेजस्वी यादव के सामने एकलौते काट का चेहरा है और उनको बुलाना आपकी मजबूरी है। उनके पीछे वोट बैंक है या नहीं है, ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता है कि चिराग पासवान के पीछे भीड़ नहीं है। युवा उनको सुनने के लिए आते हैं, उनकी बातों से वो कहीं ना कहीं सहमत नजर आते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वो बात करते हैं, एक विजन तो है उनके पास। मुकेश सहनी के पास सबसे बड़ी समस्या है कि विजन नहीं है। आप केवल एक नीति को लेकर चलते हैं, आपकी वो नीति है आरक्षण। अति पिछड़ों को या मल्लाहों को आरक्षण देने की आप बात करते हैं। केवल एक जात के आधार पर आप पूरे बिहार का नेता बन जाइएगा, ये आसान है? अगर ये इतना आसान होता तो मुकेश सहनी महागठबंधन में भी रहकर चुनाव नहीं हारते, वो एनडीए में भी रहकर चुनाव नहीं हारते। आप अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे और जो दूसरा 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुका है उस पर सवाल खड़ा करके कहिएगा कि हमारे पास उनसे ज़्यादा जनाधार है, तो कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तारापुर कुशेश्वर स्थान की जो उन्होंने चर्चा की, मैं कहूँगा कि उससे पहले चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट हुई थी। चाचा ने पार्टी पर कब्जा कर लिया था, अपनी पार्टी को बचाना था, अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखना था। तो चिराग पासवान के लिए ये जरूरी था कि किसी ना किसी तरह से पार्टी का जो मैटर है वो इलेक्शन कमीशन में जाकर अटके, ना कि चाचा के पास पूरा शिफ्ट हो जाए। इसलिए उनको उस समय चुनाव लड़ना जरूरी पड़ गया कि एक सिंबल तो उनके पास रहे, क्योंकि बंगला तो छिन जाता। तो अचानक हड़बड़ी में उन्होंने दोनों जगह उम्मीदवार उतारा। आपको मालूम होगा उस समय तो चिराग पासवान जो हैं बीजेपी और जेडीयू से उनका कोई मतलब नहीं था, वो तेजस्वी यादव के संपर्क में ज़्यादा रहते थे और उन्होंने जो उम्मीदवार उतारा वो भी मालूम था कि वो किसका वोट बैंक काट रहे हैं। जेडीयू दोनों जगह पर चुनाव लड़ी थी और उनको हराना भी तो उनका मकसद होता। लेकिन ये बात अलग है कि दोनों सीट जेडीयू जीत गई, लेकिन हड़बड़ी में उम्मीदवार उतारा, कुछ खास प्रचार दोनों जगहों पर नहीं किया। जिनको उम्मीदवार उतारा उनके बारे में कोई जानता नहीं, ना वो मीडिया में कभी दिखाई दिए। तो वो बस एक औपचारिकता थी कि एक पार्टी का सिंबल उनके पास रह जाए, और हुआ भी। इलेक्शन कमीशन ने बांट दिया, हेलीकॉप्टर छाप इनके पास और सिलाई मशीन उनके पास। उसी समय से ये हुआ ना, पार्टी का सिंबल इनको मिला। तो वो एक कारण था उनको चुनाव लड़ने का, और कोई बड़ा कारण मुझे नजर नहीं है। गोपालगंज, मोकामा और कुढ़नी में चिराग का जो बोलबाला था और मुकेश सहनी ने दावा किया यहीं पे कि चिराग का बोलबाला हमसे कम है। तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान जिस प्रकार से भीड़ को संबोधित करते हैं, बहुत सारी जगहों पर देखा गया रैलियां कि अभी हाल ही में तो वहां पे भी भीड़ अपने आप चिराग के साथ दी। तो मुकेश सहनी का दावा कम लग रहा है यहाँ पे, नहीं? मुकेश सहनी जो दावा कर रहे हैं वो हतोत्साहित होकर दावा कर रहे हैं, उनके पास और कोई उपाय बचा नहीं है। आप एक बात मान लीजिए, नीतीश कुमार का पिछलग्गू बनकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं बिहार में। नीतीश कुमार का चेहरा अब बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुका है। यानी कि अब उनके साथ रहने से और उनके कहने पर अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो अपना राजनीतिक भविष्य खराब कर रहा है। यानी कि यहाँ राजद को भी नुकसान है। राजद को नुकसान तो हो गया ना, आरजेडी की सीटिंग सीट जेडीयू को गई, जो एक सीट थी वो भी कम हो गई। अब सवाल तो सबसे ज्यादा ये उठ गया कि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक नहीं है और उनका एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर अब उनसे ज्यादा तेजस्वी पर हावी हो गया है। लोगों का ये कहना है कि अब तक तो तेजस्वी सरकार में नहीं थे, तो जो कहते थे हम लोग सुन लेते थे, कहते थे चलो भैया जब सरकार में आएंगे तब ये हमारा जो आकांक्षा है उसे पूरा करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब से सरकार में आए हैं, पहले 7वें चरण की बहाली का खूब ढिंडोरा पीटते थे, सरकार में आए जनसभा में अभ्यर्थियों पर कुर्सी चलवा दिया। बीपीएससी के अभ्यर्थी रोज रोड पर उतर रहे हैं। नया नया प्रयोग बीपीएससी कार्यालय हमेशा कर देता है। कल मेंस में अचानक से नया बदलाव पैटर्न में कर दिया, रिजल्ट में गड़बड़ी, पेपर लीक, ये तमाम चीजें हुई। तेजस्वी यादव ने एक शब्द किसी पर बोला, बीपीएससी के
सवाल पर मुंह फेर कर आगे बढ़ गए। बहाली की हल्ला करते हैं, सारा बहाली का नियुक्ति पत्र दोबारा बांट रहे हैं, जो पहले दिया जा चुका है। एनडीए के शासनकाल में जिनकी ज्वाइनिंग हो गई उनको ये नियुक्ति दे रहे हैं। अभ्यर्थियों के साथ मजाक है ना, बिहार के युवाओं के साथ भद्दा मजाक ना कर रहे हैं आप कि जिनका बहाली हो गया है उनको फिर से हम बहाल कर रहे हैं। देखिए हम अब इतना इतना नौकरी बांट दिया, विज्ञापन आया है। ये नहीं, पुलिस का बहाली हो चाहे किसी भी चीज का बहाली, एक बहाली नहीं निकाला है। मद्य निषेध विभाग में बस बहाली निकली है 500-600 सीट की, वरना एक बहाली बिहार में नहीं, अभी तक नहीं निकली है। दावा तो किए थे कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरी। दावा हर राजनीतिक पार्टी करेगा। बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी नीतीश कुमार के साथ 2020 में 19 लाख रोजगार का दावा किया था, कुछ हद तक मिला, लेकिन ये 20 लाख का दावा करके अपने आप फंसे हैं। ये रोक कौन रहा है? नीतीश जी रोक रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं रुका हुआ है? ये चुनावी जो है ना सगुफा है, 24 का इंतजार है। देखिए बहालियां तो आएंगे ही, सीट खाली है तो आज ना तो कल आना है, लेकिन इसको रोक कर ले चलो, रोक कर ले चलो, रोक कर ले चलो। 24 आने दो, 24 आने दो, 25 आने दो, 25 आने दो, ताकि इलेक्शन में दिया जाए। मुकेश सहनी की राजनीति खत्म हो रही है, मुकेश सहनी समझ नहीं पा रहे हैं। मुकेश सहनी जब तक बीजेपी के साथ थे उनको कम से कम 4 विधायक था, खुद भी एमएलसी थे, मंत्री भी बने थे। नीतीश कुमार के कहला में चले गए यूपी लड़ने, योगी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपको मंत्री बनाया, जो आपको अपने कोटे से सीट दिया। अब जाहिर है बीजेपी को ये बुरा नहीं लगेगा, तो बीजेपी ने यहाँ बिहार में उनके साथ कांड कर दिया। उन्हीं का तो विधायक था, अपना वापस खींच लिया। बीजेपी के वो विधायक जो वीआईपी से जीते थे वो जानते हैं कि किसके साथ उनका भविष्य, वो चले गए। मुकेश सहनी का एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो गया, उनका मंत्री पद पहले ही चला गया था, फिर भी बंगला बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? नीतीश जी के कृपा से ना। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो वही करते हैं। और लिख के लीजिए, मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के फिराक में है कि महागठबंधन उनको वापस ले लेगा, गठबंधन में सटा लेगा, ये बहुत बड़का भूल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि मुकेश सहनी के पास वोट बैंक ट्रांसफर कराने का जो पावर है वो केवल बीजेपी की तरफ है, महागठबंधन की तरफ नहीं है। क्योंकि मुकेश सहनी के साथ कई बार हमें घूमने का मौका मिला है, कई मल्ला बेल्ट क्षेत्रों में हम गए। उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मुकेश सहनी अकेले लड़ेंगे हम वोट दे देंगे, मुकेश सहनी बीजेपी के साथ रहेंगे हम वोट दे देंगे, लेकिन मुकेश सहनी अगर आरजेडी के साथ गए हम वोट नहीं देंगे। मल्लाहों की राजद से दुश्मनी है, बहुत पुरानी लड़ाई है। मल्लाह जो है वो बीजेपी के वोट बैंक है, और बीजेपी के वोट बैंक में मुकेश सहनी ने सेंधमारी करके अपने पाले में कर लिया है, आरक्षण और जातिगत चुनावी जुमला के नाम पर। अब यही है कि आरजेडी ने 2019 में उनके साथ गठबंधन करके देख लिया, आरजेडी का तो खाता ही नहीं खुला। मुकेश सहनी को भी 3 सीट मिला था, इनका भी खाता नहीं खुला। 1 सीट केवल कांग्रेस जीत पाई। रालोसपा भी उस समय महागठबंधन में तेजस्वी के साथ, उनका भी खाता नहीं खुला। और ऐसे में ये बात तय है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ जाना पसंद नहीं करते। पीठ में छुरा घोपा था ना, तो अब काहे लिए निकालने निकले थे तो बोले थे कि पीठ में छोरा भूकने का काम किया। तो अब काहे लिए निकालने जाएंगे? नहीं निकालेंगे। सबके जो मुकेश सहनी का क्या निर्णय होगा? ऐसे मुकेश सहनी तो बोल रहे हैं कि अगले साल नवंबर में डिसाइड करेंगे कि किसके साथ जाएंगे। मुकेश सहनी तो हाथ जोड़े खड़े हैं कि उनको कोई गठबंधन में बुला ले। कभी बीजेपी से फोन पर हल्ला करवाते हैं, कभी महागठबंधन से फोन पर हल्ला करवाते हैं। महागठबंधन में नीतीश कुमार के भरोसे वो बैठे हैं कि कहीं नीतीश कुमार चाहे तो 2-3 सीट मिल जाए और महागठबंधन में आ जाए। उम्मीद हमको नहीं लगता है। नीतीश कुमार बस अब लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं, उनको कोई बड़ा आगे का रास्ता दिखाना वो नहीं जानते हैं। मुकेश सहनी का जो भविष्य है वो केवल और केवल बीजेपी के साथ है। बीजेपी रखेगी, उनको उम्मीद है। बीजेपी के सामने ये खुद समस्या खड़ी कर देते हैं। बीजेपी के साथ अगर आपको गठबंधन करना है तो बीजेपी के खिलाफ आप कैसे बोलिएगा? आप लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, आप हमेशा नीतीश कुमार का गुणगान करते रहते हैं, तो ऐसे में बीजेपी आपसे दूरी बनाएगी ना। और मुकेश सहनी अगर चाहते हैं कि आगे की उनकी राजनीति बची रहे और बिहार की राजनीति में उनका कद बना रहे, तो वो कुछ मत करें और चुपचाप एनडीए के साथ जाने की कोशिश करें और नीतीश कुमार का पहले साथ छोड़ दें। और क्योंकि नीतीश कुमार के छवि से तेजस्वी को इतना नुकसान है, तो मुकेश सहनी को कितना नुकसान होगा उसका अनुमान भी वो नहीं लगा सकते। आखिर कब तक आप किसी और का इस्तेमाल होइएगा? चिराग इस्तेमाल हो गए बीजेपी के,
2020 में उनका क्या हश्र हुआ हमने देखा। अब चिराग पासवान जमीनी राजनीति करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। मुकेश सहनी को आप लोगों के बीच नहीं देखिएगा, वो केवल हवाई राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो कहा वो कर दो, नीतीश कुमार जो कहा वो कर दो। आखिरकार एक बंगला और आवास बचाने के चक्कर में राजनीतिक भविष्य बर्बाद करना ये कहाँ की समझदारी है। अब ये तो तय मुकेश सहनी को करना है कि आगे कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है। गठबंधन में जाएंगे तो वोट बैंक लेकर नहीं जाएंगे, जिस तरह नीतीश कुमार का हाल हुआ है। आ गए हैं लेकिन वोट बैंक लेकर नहीं आए। तेजस्वी ऐसे ही माथा पीट रहे हैं। 7 दल पहले से है, वहां पर सीट कहाँ से मिलेगा आपको। उसके बाद बीजेपी के पास सीट वैकेंट है। चिराग पासवान तो उनके साथ जुड़ गए हैं और चिराग पासवान को बीजेपी वालों ने भी चेहरा बना दिया है। मुकेश सहनी क्या उधर जाकर चेहरा बनने की कोशिश करेंगे? क्या जो कोर वोट बैंक बीजेपी का उनके साथ था और जिसमें उन्होंने सेंधमारी की, उसको बीजेपी के साथ जोड़कर क्या आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी भी आगे चलकर मुकेश सहनी को रखने में गुरेज नहीं करेगी अगर ये अपने भाषा पर थोड़ा संयम बरतें और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड में आए। तय तो मुकेश सहनी को ही करना है। चलिए, तो देखिए, जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में ये हलचल मचा हुआ है, मुकेश सहनी का आखिर में भविष्य कहाँ पे जाएगा? क्या वाकई में मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर एनडीए के साथ? हालांकि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को लेकर के बड़ी बात कही कि उनके पास वोट बैंक नहीं है और मेरे पास जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा है चिराग से, ये सब फैक्टर आगे क्या कुछ साबित होगा बिहार की राजनीति में, पल पल का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।